हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जी हाँ, 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि सीरीज है लंबी और समय है हमारे पास बिल्कुल ही कम। तो छठा क्वेश्चन क्या आ गया है? छठा क्वेश्चन EFE मैट्रिक्स। जैसे कि अपन ने IFE मैट्रिक्स देखी थी इससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में, तो यहाँ पर EFE मैट्रिक्स और वीरो फ्रेमवर्क याद रखना दोस्तों। आया हुआ क्वेश्चन है इंटरनल में, तो इस बार भर भर के पूछा गया है आपके ही टीचर्स के द्वारा। तो इस बार यूनिवर्सिटी क्या करेगी नहीं करेगी ये आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना। EFE मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे कि हम IFE मैट्रिक्स के अंदर इंटरनल फैक्टर्स के बारे में ध्यान रखते हैं और अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस SW के बारे में वर्क कर रहे होते हैं, वैसे EFE मैट्रिक्स हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए होती है। इसकी फुल फॉर्म है एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस। तो ये OT के बारे में बात करिए, SWOT का जो अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, इसके बारे में बात करिए। अब अपॉर्चुनिटी क्या होती है? नए मार्केट की कंडीशन हो सकती है। थ्रेट क्या हो सकते हैं? कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो हो सकते हैं। उसके थ्रू हम एक बैलेंस स्कोर कार्ड बनाते हैं जिसमें हम वेटेज देंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि इंटरनल में हमने वेटेज दिया था और उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया था कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, थ्रेट ज्यादा है। तो अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो हम मार्केट में और ग्रोथ करने की सोचेंगे, अगर थ्रेट ज्यादा होगा तो हम अपने इंप्रूवमेंट के बारे में सोचेंगे और सोचेंगे कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। लाइक के अपॉर्चुनिटी में न्यू ट्रेड के एग्रीमेंट कितने अवेलेबल हैं, न्यू सप्लायर्स कितने अवेलेबल हैं, है ना, और अपनी टैक्स रेट कितनी कम हो रही है, ये वाली चीजें। और उल्टा कर दोगे इसका तो थ्रेट हो जाएगा, नए कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होने वाला है, प्रोडक्ट में हमारे पास कोई पेटेंट अवेलेबल है कि नहीं है। जो थ्रेट होता है वो एक्सटर्नल के लिए होता है। SWOT एनालिसिस आगे आने वाला है, तब मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये SWOT एनालिसिस करने की टेक्निक ही है जिसमें हम EFE मैट्रिक्स और IFE मैट्रिक्स दोनों बनाते हैं। IFE जो है वो इंटरनल फैक्टर्स के लिए, EFE जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए। तो अच्छे से याद करना, दोनों अलग अलग आते हैं, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिखा क्योंकि ये व्रियो नेटवर्क के साथ आता है। व्रियो फ्रेमवर्क क्या होता है? जब हम किसी भी कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी क्षमता देखना चाहते हैं, जैसे होता है कि भैया चेक करो कि ये व्यक्ति कितना काबिल है, तब व्रियो फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है कि हम किसी कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को या उसकी कैपेबिलिटी के बारे में चेक करना चाहते हैं। तो व्रियो फ्रेमवर्क में V स्टैंड फॉर द वैल्यू का क्राइटेरिया क्या होता है? कैपेबिलिटी टू ऐड वैल्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन इट्स कस्टमर रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी टू इनेबल कंपनी एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। अब जब मैं इसकी पूरी बुकेश एक बार पढ़ता हूं, व्रियो इज एक्रोनिम फॉर 4 क्वेश्चन फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन वैल्यू, रेयरिटी, immutability, organization, the criteria used to evaluate organization resources and capability, यानी ताकत क्षमताएं देखने के लिए। तो सबसे पहला वैल्यू में हम क्या चेक करेंगे कि ये कंपनी जो है वो कितना मार्केट में एड ऑन कर रही है, इसका प्रोडक्ट जो है कितना वेलफेयर की एक्टिविटी कर रहा है। लाइक कि कोई वाटर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर है, वो हाईली डिमांड पे चल रहा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, हाईली डिमांड पे चल रहा है, तो वो वैल्यू है क्योंकि वो लाइफ सेविंग काम कर रहे हैं, है ना। और कोई एक ऐसी वैल्यू है जो लाइफ, जैसे कि अभी मोबाइल इंटरनेट भी एक, भले उसकी लाइफ सेविंग नहीं हो लेकिन एक तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। ना होता तो अपन दोनों बात ही नहीं कर पा रहे, आप मेरा वीडियो ही नहीं देख पा रहे। तो वैल्यू जो ह्यूमन के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है वो वैल्यू की यहां पर बात करेगी। अगर कंपनी कोई इस तरीके का प्रोडक्ट बना रही है और इस तरीके के रिसोर्सेज हैं तो उसका अपर एज होगा, और नहीं बना रही है, कोई नॉर्मल चीजें बना रही है, लाइक की क्लोथ्स बना रही है, अब वो दूसरी 10 कंपनियां भी बना रही है तो उसकी लेस वैल्यू होगी, तो उस कंपनी का लेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा और लेस कंपेरेटिबिलिटी होगी। सेकंड आ जाता है रेयरिटी का मतलब कि कितना रेयर है ये प्रोडक्ट, किसके आपके पास ही मिलेगा। जितना ज्यादा वो रेयर होगा इतना ज्यादा आपकी कंपनी की वैल्यू, आपके कंपनी के रिसोर्सेज की वैल्यू ज्यादा होगी। लाइक कि हमको ट्रेन में जाना है, एक जगह से दूसरी जगह सफर करना है, दिल्ली से नोएडा जाना है, ट्रेन में जाना है ना, मेट्रो की बात नहीं कर रहा अभी यहाँ पर, ट्रेन। तो हमको किस में जाना होगा? दिल्ली मेट्रो में या IRCTC में जाना होगा। तो बेसिकली कौन गवर्न कर रहा है कौन गवर्न कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। तो रेयर है जो, अगर कंपटीशन में अगर आपका प्रोडक्ट रेयर है, केवल ओनली ऑप्शन अवेलेबल है, मोनोपोली है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। और जितना कम आप रेयर होंगे, जैसे साबुन में 50 तरीके की वेरायटी है, लेकिन टेलीफोन के अंदर 3-4 तरीके की वेरायटी, यानी सिम में बात करूं तो जियो की मिल जाएगी, है ना, आपको BSNL की मिल जाएगी,
वोडाफोन आइडिया की मिल जाएगी, एयरटेल की मिल जाएगी। अभी पांचवी कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही, कहीं कहीं कुछ और छोटी मोटी टेलीनॉर कंपनी करके है, लेकिन अभी इतना मार्केट में आया यूनिनॉर करके कंपनी है, लेकिन अभी इतना मार्केट में उन्होंने कैप्चर किया नहीं है इन द फोन एरिया। ये रेयर की बात हो गई। इमिटेबिलिटी का मतलब कि उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, उसका रेप्लिका नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि कोई जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो पेटेंट हमारे पास है, या जो प्रोडक्ट हमारे पास है, यदि कोई इसका पेटेंट नहीं कर पा रहा है, कोई इसका कॉपी नहीं कर पा रहा, रेप्लिका नहीं बना पा रहा, तो हमारे प्रोडक्ट और हमारे रिसोर्सेज की पोटेंशियल हाई है, तो हमारी ग्रोथ की कंपनी की संभावना हाई है। और अगर वो कर पा रहा है तो लो है। तो इमिटेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, रेप्लिका नहीं बनाना। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल। ये होती है ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू। ये बेसिकली होता है पॉइंट आपके गुडविल से। कौन से पॉइंट होता है? गुडविल से। तो इस गुडविल के अंदर क्या पॉइंट है? मींस कि आपकी कंपनी की गुडविल कितना है, एक ट्रस्ट कितना है। अगर एक ओल्ड कंपनी है, लाइक टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, है ना, टोयोटा हो गई, तो ये ओल्ड कंपनी, मारुति हो गई, तो ये ओल्ड कंपनी, तो इनकी इनबिल्ट गुडविल बहुत ज्यादा है। अगर ये नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो लोग सीधे सीधे वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का नाम अच्छा है। अगर कोई बड़ी कंपनी, अगर कोई छोटी कंपनी, इसका वायसा लेते हैं, अगर कोई छोटी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगी तो उसमें इफेक्ट बट निकाले जाएंगे, उसमें ज्यादा सोचा जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एसेस होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्या है, उसकी मार्केट में हो सकता है लिवरेज कितना है, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, उसका कह सकते हो कि आपके वेंडर्स कितने अवेलेबल हैं, सप्लाई चेन कितना स्ट्रॉन्ग है। कुल मिला के उसकी बेसिकली गुडविल के ऊपर बात होती है। तो हम जब वीडियो फ्रेमवर्क का एनालिसिस कर रहे हैं तब हम हमारे रिसोर्सेज की कैपेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम पीरियड मिल जाता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कोई कॉपी तो नहीं कर सकता, हमारा रिसोर्सेज है वो कितना रेयर है, और हमारे रिसोर्सेज कितनी वैल्यू एड ऑन कर रहा है ह्यूमन के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर। ये सारी चीजें चेक करी जाती है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया है, दोनों आपको मैट्रिक्स भी क्लियर हो गई है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।